स्टार्ट कीजिए सर। एक्चुअली ऑन द वे है, अभी ओके, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, ठीक। हाँ। आप सभी दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है और वीडियो क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में आप क्लियर लिख दीजिए दोस्तों। एक ही टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सक्सेसफुल जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं उनका रूटीन क्या है। तो ये मीटिंग अराउंड 7:50 टू 8 PM तक फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे कुछ प्रियर कमिटमेंट्स हैं, मेरे को जाना है। तो इस वजह से मीटिंग थोड़ा आज अर्ली रखवाया था। तो आप सभी आए हुए दोस्तों का स्वागत है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। पीपीटी क्लियर है दोस्तों आप सभी को? पीपीटी क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। स्वागत है दोस्तों आज का आपके सेशन में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, जो भी सक्सेसफुल किसी भी इंडस्ट्री में बनते हैं, वो किस हिसाब से अपना रूटीन सेट करते हैं और वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली मैन, हमें जो करने की जरूरत है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस। कि हमारे पास फैमिली की भी प्रायोरिटी है, वर्क की भी प्रायोरिटी है, और उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना, आगे काम करना, ये सबसे ज्यादा हमको पता करने की और सीखने की जरूरत है कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। कहा जाता है कि आपको अपने 24 आवर्स का जो टाइम है उसको 8-8-8, मतलब 8-8 घंटे के 3 शेड्यूल में बांटना चाहिए। 24 घंटे के आपको 3 पार्ट्स करने चाहिए, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे, जिसको 8+8+8 रूल के नाम से कहा जाता है, माना जाता है। तो जो सबसे पहले 8 घंटे होते हैं वो आपके होनेस्ट, रिग्रेस वर्क के होने चाहिए। जो भी आपका वर्क है, आप बिजनेस करते हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो 8 घंटे आपके वर्क के होने चाहिए, जिसमें आपको वर्क करना है। उसमें कोई भी और काम, डिस्ट्रैक्शन, कोई भी और चीज की एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। जो अगले 8 घंटे हैं वो आपके साउंड स्लीप, आपका मेडिटेशन, आपका विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, इन चीजों के लिए होना चाहिए। तो पहले 8 घंटे आपके काम के लिए, अगले 8 घंटे आपके रेस्ट के लिए, जिसको हम 6 से 6.5 घंटे आप स्लीप कर सकते हो। उसमें आप मेडिटेट कर सकते हो, उसमें आप विजुलाइज कर सकते हो, अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, आप ये सब चीजें कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 आवर्स हैं उसमें आपको कुछ पार्ट्स आपको बांटने पड़ेंगे। जैसे उस पार्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी फैमिली को। इसमें फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उन सबको आपको टाइम देना पड़ेगा। जो 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का टाइम है वो होते हैं दोस्तों आपकी हेल्थ के, हाइजीन के या हॉबी के। जैसे 1 घंटा आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, 8 घंटे में से 2.5 घंटे में 1 घंटा आपने कोई एक्सरसाइज कर ली, आधा घंटा आपने अपनी कोई सी हॉबी के ऊपर काम कर लिया, जैसे आपको गिटार गिटार बजाना है, या फिर आपको कोई बुक रीड करनी है, या फिर कोई भी आपकी हॉबी है, आपको वीडियो गेम खेलना है। इस हॉबी में आपका उस समय मोबाइल चलाना, थोड़ा सा फेसबुक या कुछ आपका मनोरंजन है, कोई मूवी है वो देखना, वो चीज इसमें आती है। और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपके सोल, मतलब आपके बुक रीडिंग, कोई अच्छी एक स्किल डेवलपमेंट, कि आप कम्युनिकेशन की स्किल सीख रहे हो,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल सीख रहे हो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई स्किल सीख रहे हो। स्माइल मतलब अपने जो सराउंडिंग है वहां पे एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, उसमें आता है, जिसको हम सेल्फ डेवलपमेंट का भी नाम देते हैं। तो आप अगर किसी की बायोग्राफी पढ़ोगे या किसी सक्सेसफुल इंसान की के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका टाइम जो है वो इस हिसाब से वो मैनेज करते हैं कि वो अपने जो दिन के हैं 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं 8+8+8 रूल में। दोस्तों मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा सेठ होता है और उसका बहुत बड़ा बंगलो होता है। वो रोज जहाँ उसका बंगलो होता है वो सराउंडिंग होता है बगीचों में, मतलब चारों तरफ बगीचा होता है और बीच में उसका बंगला होता है। तो हमेशा जो फ्रंट साइड के पेड़ थे पौधे थे उनको पानी देता था और सोचता था कि ये पानी बह के पीछे अपने आप चला जाएगा, उन पौधों को पानी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब 1 महीने बाद उसने पीछे जाके देखा तो पीछे वाले पेड़ पौधे मुरझा गए थे, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि मैं आगे पानी दे रहा हूं तो पीछे अपने आप पानी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उसको पीछे भी पानी देना चाहिए था। इसी तरह बहुत से लोग आजकल वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते। वो वर्क में या तो इतना डूब जाते हैं कि अपनी फैमिली को, पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को टाइम नहीं देते, या फिर वो इतना ज्यादा सोशल में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी जो वर्क है उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के पीछे इतना भागने लगते हैं कि अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी हॉबीज को, अपने ऊपर ही टाइम नहीं देते। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपना जो है टाइम को बहुत ही इफेक्टिव मैनेज करते हैं, इसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो आप भी नेक्स्ट 1 मंथ के लिए इस तरह का प्लान बनाइए कि किस तरह मैं ये 8+8+8 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और दोस्तों आप ये 8+8+8 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, 1 महीने बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। आपकी वर्क की क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आपके जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग है, हो सकता है पेरेंट्स के साथ आप टाइम ना दे पा रहे हो, अपने दोस्तों को टाइम ना दे पा रहे हो, अपने कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आप टच ना कर पा रहे हो, बातचीत ना कर पा रहे हो, वो सब आपका जो सोशल है, जो फैमिली रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 8 आवर्स है, आप अगर उसको हेल्थ पे खर्च करते हो, अपने कुछ लर्निंग पे खर्च करते हो, तो आपके अंदर एक पूरा 360 डिग्री चेंज आएगा। और इस हैबिट को आप बरकरार रखिए, ये बहुत ही कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देगी। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो 8+8 रूल को फॉलो करते हैं। तो इसमें 3 जो भी डे होता है उसके 3 हिस्से कर लिए जाते हैं, जैसे वर्क टाइम, स्लीप टाइम एंड मी टाइम। मी टाइम के अंदर आपके ये 3 आते हैं, 3F, 3H और 3S। उसमें फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, कि आपको कोई पूजा करनी है, रिचुअल करना है, आप पूजा पाठ करते हो, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी और सोल सर्विस एंड स्माइल। तो आज से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पैटर्न आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चालू कर दीजिए कि मैं 8 घंटे मेरे क्या होंगे जो मैं काम करूंगा। उसके बाद मेरे एक सोने का क्या फिक्स टाइम होगा कि मैं 11 से 6 बजे तक सोऊंगा, मैं 10 से 5 बजे तक सोऊंगा, वो आपको डिसाइड करना है। और जो 8 आवर्स है मैं कितने देर अपने हॉबीज के ऊपर दूंगा, कितनी देर अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर दूंगा, ये आपको एक अपना प्री प्लान बनाना है। उसके बाद कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि उसके आगे का पार्ट की रूटीन्स क्या होते हैं। जब सक्सेस प्रिंसिपल्स आपके पास आ गए तो रूटीन क्या होते हैं कुछ सक्सेसफुल एडवाइजर के। तो सबसे पहले दोस्तों कि उनके पास गोल्स होते हैं। जैसे हमने गोल्स की डेफिनेशन सुनी है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, उस पर एक्शन लिया जा सके, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होते हैं। गोल्स का अगर आप फुल फॉर्म देखो तो ग्रो व्हाट मैटर, कि उनकी एक माइंडसेट होता है, फिलोसफी होती है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, मेरे को ग्रो करना है। आज जिस स्टेज पे हूं मेरे को उससे आगे वाली स्टेज पे जाना है। 1 स्टेप, चाहे मैं एक कदम ही आगे बढ़ाऊं, लेकिन जहां पे मैं हूं मैं वहां पे खड़ा नहीं रहूंगा, मैं उसको आगे जाऊंगा।
तो ग्रो व्हाट मैटर वन स्टेप एट ए टाइम, एक स्टेप एक बार में लेके छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा। लिटिल बाय लिटिल वो स्टेप ऐड होते रहेंगे और मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा। बहुत से लोग होते हैं वो गोल सेटिंग कर लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं कि जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अपना पहला स्टेप लूंगा, जब सब कुछ सूटेबल होगा, मेरे फेवरेबल में होगा, तो मैं अपना पहला स्टेप लूंगा। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो एक्शन ले लेते हैं, चाहे छोटा एक्शन लें, स्मॉल एक्शन लें, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी छोटे छोटे एक्शन, टाइनी 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 स्टेप्स आप लेके आगे बढ़ोगे तो आप अपनी मंजिल तक बहुत इजीली एफर्टलेसली पहुंच जाओगे। तो मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप भागो। इफ यू कांट रन देन वॉक, अगर आप भाग भी नहीं सकते तो आप चलो, तेज तेज चलो। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप घिसट के चलो, रगड़ो। बट बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग, लेकिन जिस भी परिस्थिति में हो आपको हमेशा मूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो गोल्स भी यही बताता है दोस्तों कि ग्रो व्हाट मैटर्स वन स्टेप एट ए टाइम, लिटिल बाय लिटिल स्टेप्स विल ऐड, कि आप जिस भी परिस्थिति में हो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है जो सक्सेसफुल पीपल्स में होती है, या हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बात करें, कि उनका जो डेली शेड्यूल होता है, रूटीन होता है, वो एक दिन पहले से ही वो फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को नेक्स्ट डे क्या क्या एक्टिविटी करनी है। और ये 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपना घर छोड़ देते हैं। आप सबने सेल्स में 3 डोर फिलॉसफी सुना होगा कि 3 डोर होते हैं। एक डोर आपके घर का डोर होता है, इसको जितनी जल्दी छोड़ो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा डोर आपकी ब्रांच का, आपके ऑफिस का डोर हो, यहाँ पे कम समय बिताना है। तीसरा डोर आपके कस्टमर का डोर है, जहाँ पे आपको समय बिताओगे तो पैसा आएगा। तो ये 3 डोर फिलॉसफी होती है। तो ये अपना घर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, 8 बजे, 7-8 बजे इनके वर्किंग आवर्स की शुरुआत हो जाती है। ये पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे सर्विसिंग आवर्स और मीटिंग आवर्स कितने रहने वाले हैं, कि अगर मेरे को कोई ब्रांच का काम है या मेरे को किसी कस्टमर को सर्विस देनी है तो मैं कितना टाइम उस पर डिवोट करूंगा। और मेरे मीटिंग आवर्स, जैसे मेरे को 8 घंटे काम करना है तो उसमें से मेरे को 5 घंटे मीटिंग आवर्स में बिताने हैं। तो उनका पूरा शेड्यूल पहले से ही फिक्स होता है। जो भी टफेस्ट पार्ट होता है, आपने ब्रेंट ट्रेसी की बुक भी पढ़ी होगी, ईट दैट फ्रॉग, उसमें भी ये मेंशन है कि जो भी आपका टफेस्ट पार्ट है, जो भी आपका सबसे मुश्किल पार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग का, वो आप कर डालो। तो ये अपने जो दिन का टफेस्ट पार्ट होता है उसको सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये एक दिन पहले ही तैयारी करनी है। जैसे आपको कल क्या क्या काम करने हैं इसकी तैयारी आपको आज रात को सोने से पहले हो जानी चाहिए, इसको टू डू लिस्ट कहते हैं। बुक है ईट दैट फ्रॉग, बहुत अच्छी बुक है प्रोकास्टिनेशन को किल करने के लिए, ब्रेंट ट्रेसी की है, ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग उसमें भी यही पार्ट, उसमें भी यही मेंशन है कि जो भी आपके टफ वर्क हैं, जो भी आपके टफ असाइनमेंट है, उसको आप फ्रॉग, फ्रॉग FROG, ईट दैट फ्रॉग FROG, फ्रॉग, यस फ्रॉग, तो वो आपको सबसे पहले करने हैं। तो ये आपको अपना रूटीन एक दिन पहले ही बनाना है। दूसरा होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को हमेशा विश करते हैं पर्सनली, फोन करके। जब से ये व्हाट्सएप आया है हमारी क्या आदत हो गई कि हम अपने क्लाइंट्स को इमेज भेजने लग गए, मैसेज भेजने लग गए। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल एडवाइजर्स को सुनोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तो हर कोई बताएगा कि मेरे सुबह का जो अर्ली आवर्स होते हैं उसमें मेरा टाइम बीतता है कि मेरे जो भी क्लाइंट्स की एनिवर्सरी है, बर्थडे हैं, उनके बच्चों के बर्थडे हैं, उनके पेरेंट्स के बर्थडे हैं, जिन क्योंकि उनके पास सब डाटा होता है, वो पर्सनली विश करते हैं सबको, और फोन पे विश करते हैं। उनका स्टाफ विश नहीं करता, कोई मैसेज नहीं भेजते, या तो विश करते हैं, अगर बड़ा क्लाइंट है तो उनसे मिल के आते हैं। तो आपके पास यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ बर्थडेज कि किस किस के बर्थडे, किस किस की एनिवर्सरी है, नेक्स्ट 3 to 4 डेज में, ये आपके पास पहले से पता होना चाहिए।
गूगल कैलेंडर का आप यूज कीजिए, काफी सारी एप्स आती हैं बर्थडे रिमाइंडर जो आपको रिमाइंड कराती रहेगी, उसमें आप फीडिंग करना चालू कीजिए, जो आपको 24 आवर्स पहले से ही एक नोटिफिकेशन दे देगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, रिलेशनशिप एक्टिविटी करनी है। सो यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ टुडेज बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर क्लाइंट। 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लीजिए। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, आपके पास जो है नाम नंबर होने चाहिए कि मेरे को किसको 5 अपने क्लाइंट को 10 क्लाइंट को फोन पे बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरी विश करनी है, कोई उनका बड़ा त्योहार है वो विश करना है, ये सब आपके पास होना चाहिए। जो मैंने बताया कि डोंट ओनली विश टू पॉलिसी होल्डर, ऑल्सो विशेस वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बर्थडे। कभी भी भूलते नहीं है, वो इनका एक रूटीन होता है। मैं एक सेमिनार में था तो मैंने वहां पे जो गोवा के टीओटी हैं प्रदीप जोशी जी, उनको सुना था कि उनका फिक्स रूटीन है कि सुबह वो 8 साढ़े 8 बजे जब ऑफिस पहुंचते हैं तो 1 से 1.5 घंटा उनका केवल इसी एक्टिविटी में जाता है, केवल अपने क्लाइंट्स को बर्थडे विश करना। उनका जो स्टाफ है जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको एक्सेल शीट पे प्रिंट आउट निकाल के देते हैं कि सर आज इन क्लाइंट का बर्थडे है, इनका फोन नंबर है, आपको इनसे बात करनी है। वो ये एक्टिविटी कभी भी नहीं चूकते। अगर संडे भी है तो उनको लिस्ट पहले ही दिन सैटरडे को उनका स्टाफ हैंड ओवर करके जाता है, जिससे कि उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो आपको आगे चल के रेफरेंस मिलता है और रिपीट बिजनेस मिलता है। ये एक हैबिट बना लेते हैं। इफ यू डोंट विश योर क्लाइंट शुड फील अनकंफर्टेबल। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे अगर मेरा विश क्लाइंट के पास नहीं गया तो क्लाइंट को लगना चाहिए कि आज मेरे एडवाइजर ने मेरे को बर्थडे विश क्यों नहीं किया, क्या हुआ। वो कहते हैं कि अगर मैं कभी भूल जाता हूं या लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा अक्सर फोन सुबह ही जाता है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो एक्टिविटी करते हैं, अगर मैं लेट हो जाता हूँ या भूल जाता हूँ तो क्लाइंट का ऊपर से मेरे पास फोन आ जाता है कि प्रदीप जी सब ठीक है, सब ओके है। तो इस तरह से क्लाइंट को फील होना चाहिए कि वो हैबिट लग जाए कि आपका बर्थडे का उनके पास कॉल जाए, ये कस्टमर की हैबिट लग जाए। दिस हैबिट विल हेल्प यू टू कीप इन टच ऑफ योर पार्टी, कि आपकी पार्टी के साथ हमेशा आपका एक जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग को करेगी। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, इन्होंने इस एक्टिविटी को चालू कर दिया है। जब भी आपका बर्थडे होता है वो आपको मेल, उनकी मेल आती है, मैसेज आता है और बाद में उनके ऑफिस की तरफ से फोन भी आता है। तो इस तरह का जो एक सिस्टम है वो आपको भी अपने अंदर डालना है। यह दोस्तों एवरी ईयर मिनिमम 7 to 8 टाइम्स आपको हेड ऑफ द फैमिली को कॉल करने का मौका मिलना चाहिए। वो क्लाइंट का बर्थडे हो गया, क्लाइंट के चिल्ड्रंस का बर्थडे हो गया, वाइफ का बर्थडे, पेरेंट्स का बर्थडे, कोई बड़ा त्योहार जैसे दिवाली है, होली है, या उनका कोई रिलीजियस त्योहार है, तो इसको टच पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कस्टमर्स को कितनी बार टच कर रहे हैं। ये नहीं कि आप केवल उनसे प्रीमियम का रिमाइंडर, पॉलिसी की डेट आ रही है तो उसका रिमाइंडर डालने के लिए कॉल कर रहे हो, उसके लिए मिल रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो ये अनप्रोफेशनल वे में चला जाता है। लेकिन जब आप उनसे रिलेशन बनाते हो, उनको उनके स्पेशल डेज पे, स्पेशल त्योहार पे विश करते हो, तो वहां से आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्टेब्लिश होता है। तीसरा होता है कि वो 10 to 20 कॉल्स करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। ये चाहे नई कॉल हो सकती है या अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से हो सकती है। इनके पास इनका स्टाफ तो होता ही है जिनको ट्रेन करके रखते हैं, लेकिन ये खुद भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से किसी तरह चाय के बहाने, लंच के बहाने मिलने के लिए कॉल करते हैं। उनके पास अपने 20-25 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होती है जिनको वो कॉल करने वाले हैं, और ये सब तैयारी एक दिन पहले की होती है। अगर आप उसी दिन ये तैयारी करोगे तो आपका पूरा दिन केवल प्रिपरेशन में चला जाएगा और जो आपका टाइम है वो सब निकल जाएगा। तो ये सब एक दिन पहले की तैयारी होती है कि मेरे को नेक्स्ट डे किन 15 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को कॉल करनी है, उनको चाय के बहाने, लंच के बहाने या किसी गिफ्ट देने के बहाने मेरे को मिलना है। वो डेली 4 से 5 अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाए, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 अपॉइंटमेंट जनरेट होगी, 3 मेरी कंफर्म होगी, तो वहां से मेरा कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप और बिजनेस स्टैब्लिश होगा।
उसके बाद है दोस्तों, ये 5-5-5 रूल पे चलते हैं कि 5 मीटिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे को 5 मीटिंग 5 अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मेन एक्टिविटी है अपॉइंटमेंट मिलना, यही मेरे सारे ड्रीम, यही मेरे सारे सपने पूरे करवाएगी। कौन सा नंबर आपको देखना है? थर्ड नंबर। हाँ, ये थर्ड स्लाइड ही है, सेकंड स्लाइड ये है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं फर्स्ट स्लाइड और आपको दिखा दूंगा। दोस्तों ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्लाइड है, और ये फोर्थ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कि अपॉइंटमेंट, उनको पता है कि एक मात्र ऐसी एक्टिविटी है जो उनके बिजनेस में इनकम लाके देगी, उनके सारे सपने पूरे करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग पोर्शन है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग पोर्शन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड स्लाइड का। आप सबने ले लिया दोस्तों थर्ड पॉइंट तक स्क्रीनशॉट? उसके बाद दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट है कि वो 5 अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को किसी तरह 5 अपॉइंटमेंट मिले, 5 फॉलोअप, कि मैं 5 लोगों को फॉलोअप कर सकूं, और अगले दिन के लिए 5 नए कॉल्स और अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स कर सकूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग पोर्शन होता है हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए, लेकिन जब आप इसको सिस्टम से करते हो, आप एक प्लानिंग के थ्रू करते हो, एक प्रोसेस के थ्रू करते हो, तो ये आपको रिजल्ट देने लगता है। क्योंकि हम जो है हर एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंट से रिलेशनशिप बढ़ाना, लेकिन हम जो मेन ये एक्टिविटी है कि अपॉइंटमेंट हमको मिले, हम कस्टमर के पास जाके बात करें, उनको इंश्योरेंस बताएं, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बताएं, सेविंग का इंपॉर्टेंस बताएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बहुत से इंश्योरेंस एडवाइजर के लाइफ में इनिशियल स्टेज पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होता है। 5 नई मीटिंग उस दिन के लिए, 5 फॉलोअप, और 5 मीटिंग अगले दिन के लिए भी वो शेड्यूल करते हैं, क्योंकि उनका जो मोस्ट फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा वो प्लानिंग है, वो प्रोसेस है, लेकिन ये जो 5 और 5-5-5 का रूल है, यही आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, कि एक आइडिया लीजिए और उस एक आइडिया पे अपना पूरा फोकस आप लगा दीजिए। उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में आपको सपना देखना है, उसके बारे में जीना है। आपका जो भी ब्रेन है, एनर्जी है, मसल है, वो सब उस आइडिया पे जानी चाहिए। यही एक मात्र तरीका है, रीजन है सक्सेस पाने का। तो कोई भी आपकी लाइफ में, चाहे कॉलिंग का एक आइडिया है आपको, सर्वे फॉर्म का आइडिया है आपको, सर्विसिंग के थ्रू आइडिया है, उस आइडिया पे आपको फोकस करना है, उस आइडिया पे आपको स्टिक रहना है।
कई बार एडवाइजर कॉलिंग के ऊपर चले जाते हैं, कॉलिंग में सफलता नहीं मिलती तो वो फिर सर्वे में चले जाते हैं, सर्वे में भी सफलता नहीं मिलती तो सर्विसिंग कैंप लगाने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि किसी भी काम में नहीं आ रहा। आप एक कील को एक जगह गाड़ो फिर दूसरी जगह गाड़ो तो वो कभी नहीं गड़ेगी, लेकिन एक कील पे लगातार हैमर करते रहोगे, एक कील पे लगातार आप हैमर करते रहोगे तो वो हमेशा आपको दीवार पे गड़ जाती है। तो उसी तरह एक आइडिया पे आपको तब तक काम करना है जब तक आपको ना लगे कि मेरे को इसमें अब सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप शिफ्ट होंगे, आप बहुत जल्दी स्विच होंगे तो आप अनकॉन्फिडेंस हो जाओगे, आपको लगेगा कि इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर्विसिंग में वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सर्विसिंग का जो है अगर स्टाफ है तो उसको डेलीगेट करते हैं, ये तो अपने इनिशियल स्टेज पे सर्विसिंग टाइम को फिक्स करते हैं कि मेरे को ब्रांच में कितनी देर रुकना है, मेरे को ब्रांच में ज्यादा देर तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्यादा देर तक ब्रांच के काम में एंगेज नहीं रहना। वो इस एक्टिविटी को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो पार्ट टाइम कोई कॉलेज कर रहा है, जो 2 घंटे 3 घंटे या दिन के 4 घंटे में हाफ पे आउट में मेरी वो जो सर्विसिंग की एक्टिविटी है, जो 5% की एक्टिविटी है वो मेरे को करके दे दे। तो ट्राई करते हैं कि किसी तरह ये एक्टिविटी आउटसोर्स हो जाए। उसके बाद स्लोली बट स्टेडली आपको इस एक्टिविटी से फ्री होना है, मतलब इसको पूरी तरह से आपको डेलीगेट करना है, आपको का कोई स्टाफ होना चाहिए जो ये सारी सर्विसिंग की एक्टिविटी करे, और आपको जो है केवल जो काम करना है न्यू अपॉइंटमेंट का, न्यू मीटिंग जनरेशन का। आपको आपकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि मेरे को 5% के लिए काम करना है या 35% के लिए काम करना है। तो शुरू में तो स्टाफ नहीं होता है तो आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हो। आउटसोर्सिंग बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे आपको 2,000 3,000 5,000 रुपए, अगर आपका लगता है कि मेरे को दिन का केवल 2 घंटे की ही सर्विसिंग का काम होता है तो आप 2 घंटे के लिए किसी पर्सन को आउटसोर्स कर सकते हो। बहुत से जो एडवाइजर हैं अपने डीओ की टीम में ही 4-5 जने मिलके एक पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं और उनका जो पूरा सैलरी होता है उसको शेयर कर देते हैं कि वो ब्रांच में ही रहेगा और जो भी हमारे ब्रांच के काम है वहां से करता रहेगा। ये भी एक प्रैक्टिस होती है जो काफी एडवाइजर करते हैं। टिल टाइम यू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड कलेक्ट प्रीमियम, और उसको आप ब्रांच में अपनी ब्रांच में जाके किसी और प्रीमियम सेंटर पे भी डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि अपनी ब्रांच में आप जाते हो तो वहां पे एक एनवायरनमेंट मिलता है कि चल यार वहां पे मेरा एक दोस्त मिल गया उससे बात कर लूं, या मेरे को किसी और मेरा डीओ की टीम का ही मिल गया उनसे बात कर लूं, और वो बातों बातों में चाय पीने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता। तो ये भी जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं कि वो उन्होंने चेक लिया और वो किसी और ब्रांच में या किसी भी और जगह जमा हो सकता है तो वहां पे उसको डिपॉजिट करा देते हैं, और वहां पे उनका वो टाइम सेव हो जाता है जो एक अनप्रोडक्टिव हैबिट में निकलता है। क्लियर है दोस्तों आपको अभी तक ये 5 पॉइंट? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। डेलीगेशन आपको बहुत जरूरी है कि जो भी सर्विसिंग का पार्ट है या तो आप आउटसोर्स कीजिए या उसको डेलीगेट कीजिए। दोस्तों 5 मिनट लेना चाहूंगा हमारे एक अपकमिंग कोर्स के बारे में बताने के लिए, फिर बाकी के जो 5 पॉइंट्स रह जाएंगे हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। कि आने वाले 23 और 24 मई को एक 2 दिन का सेशन राजेश सर के साथ हम लेके आए हैं, जिसमें हम अप्रोच मास्टर के ऊपर बात करेंगे कि बिफोर द अपॉइंटमेंट हमें क्या बात करनी होती है कस्टमर से, कि आपको कस्टमर से अपॉइंटमेंट मिल गई तो बिफोर द अपॉइंटमेंट हमारी किस तरह की तैयारी रहेगी, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मेरे को किस किस चीज का ध्यान रखना है, किस तरह से एक्ट करना है, और आफ्टर द मीटिंग मेरे को कस्टमर से किस तरह का व्यवहार करना है। तो एक अप्रोच मास्टर का 2 डेज का प्रोग्राम होने वाला है। आप अगर आईपीएल देखते होंगे या कोई भी मैच देखते होंगे तो उसमें दोस्तों मैच एकदम से ही कोई प्लेयर खेलने नहीं चले जाता, वो सबसे पहले नेट प्रैक्टिस करता है। तो जो नेट प्रैक्टिस की प्रोसेस होती है
इसको कहते हैं बिफोर द अपॉइंटमेंट, कि उसमें वो उन बॉलर्स को खेलने की प्रयास करता है जो कि उस टीम के बॉलर्स हो सकते हैं। मेरे को क्रिकेट का थोड़ा शौक है, तो मैंने एक बार न्यूज सुनी थी कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो लेफ्ट आर्म बॉलर खलील अहमद को एज अ प्रैक्टिस मैच में खिलाने के लिए या नेट बॉलर्स के लिए तौर पे लेके गई थी, क्योंकि उनका जो बॉलिंग का पैटर्न है, स्टाइल है, वो सेम मिचेल स्टार्क जो उनका मेन बॉलर था उसकी तरह है। वो भी लेफ्ट आर्मर था, वो भी लेफ्ट आर्मर था, और दोनों का जो पैटर्न था सेम था। इसके लिए वो उनको लेके गई थी। तो उसी तरह ये प्रैक्टिस करते हैं मैच से पहले, जिससे कि मेरे को जो जब मेरे को प्रेजेंट करना पड़े, जब मेरे को परफॉर्म करना पड़े, तो मेरे को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद ये मैच में परफॉर्म करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और आफ्टर दैट वो खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हो सकता है वो अपने कोच के साथ बैठे। आजकल तो एलसीडी एलईडी के ऊपर ये सब चीजें देखी जाती है, तो इसको कहते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन। उसी के ऊपर हमारा ये 2 दिन का सेशन है 23 और 24 मई को, जिसमें हम सीखेंगे बिफोर द मीटिंग क्या क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, कितने टाइप की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, कितने टाइप्स के माइंडसेट रिक्वायर्ड है, किस तरह ग्रीट एंड मीट किया जाता है, क्वेश्चंस किस तरह पूछने चाहिए और कौन कौन से पूछने चाहिए, हाउ टू यूज एजेंडा शीट, की एजेंडा शीट क्या होती है, इसका कितना महत्व होता है, हाउ टू डू फैक्ट फाइंडिंग, इसमें हम कुछ फैक्ट फाइंडिंग के पीडीएफ आपको देंगे, कस्टमर की कितने तरह की नीड्स होती है और उसको वांट्स में कैसे हम कन्वर्ट करें, स्पिन सेलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, और एनएलपी का कैसे यूज होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये 2 दिन का हमारा करिकुलम है। इसके अलावा कुछ बोनस टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन मोर पावरफुल वे, रैपिड बिल्डिंग की रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह स्टैब्लिश करते हैं, प्लान ए वर्सेस प्लान बी एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इन अवर प्रेजेंटेशन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी शुड रिप्लेस, कि किन किन जॉर्गन्स वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए। 4 सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और 3 प्लान कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये कल भी किया था, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा दोस्तों। कि अप्रोच मास्टरी हमारा ये प्रोग्राम आने वाला है 3 दिन के लिए। तो किस किस को एनरोल करना चाहिए, कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको एनरोल करना चाहिए। अगर आप इन 3 तरह की अप्रोच के बारे में नहीं जानते, कि बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द मीटिंग हमें किस कैसे कैसे काम करना चाहिए, तो आपको ये एनरोल करना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन आते रहते हैं, तो मतलब कि आपका स्पिन सेलिंग या आस्किंग द क्वेश्चन या फैक्ट फाइंडिंग सही तरीके से नहीं होता है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर एक प्रोफेशनल और एक्सेप्टेबल वे में आप वर्क करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। क्यों एनरोल करना चाहिए? क्योंकि आपका माइंडसेट इसमें, हम जो भी सेल्स होती है, इंश्योरेंस का जो भी वर्क होता है, वो 80% माइंडसेट का होता है, 20% स्किल सेट का होता है। तो इसमें जो हम बिफोर द अपॉइंटमेंट है, बिफोर द मीटिंग है, उसमें मेन माइंडसेट की बात करेंगे कि किस तरह के माइंडसेट होते हैं, कितने तरह के माइंडसेट की तैयारी चाहिए होती है। तो आपका माइंडसेट को एक चेंज करेगा, एक प्रोफेशनल अप्रोच देगा, किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए वो आपको सीखने का मौका मिलेगा, फैक्ट फाइंडिंग के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, और प्रेजेंटेशन पावरफुल वे में कैसे दे सकते हैं, किन किन चीजों को, वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हम अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो इसका 2 दिन का जो प्राइस होता है 999 होता है। इसका 599 जीवन गुरुकुल के लिए हमने प्राइस रखा था, और इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे दोनों दिन का आपको पीडीएफ मिलेगा, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, व्हाट्सएप का पेड मेंबर की आपको अलग से कम्युनिटी मिलेगी, 2 फैक्ट फाइंडिंग के फॉर्म मिलेंगे पीडीएफ में, रेडीमेड लेटर वर्जन मिलेंगे जो आपको कस्टमर को सेंड कर सकते हो, एजेंडा शीट का पीडीएफ मिलेगा कि एजेंडा शीट क्या होता है, कैसे काम करता है। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके अपनी सीट आप बुक करा सकते हैं 23 और 24 मई को अप्रोच मास्टरी के प्रोग्राम के लिए। 5 मिनट का दोस्तों आपको टाइम देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जो 5 पॉइंट रह गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर है
37957392 राजेश्वरी अवस्थी जी के नाम से ये नंबर होगा। काफी जनों ने कल भी इसमें एनरोल किया था। कल जो राजेश सर ने इसमें एक ऑफर दिया था, काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया था। दो दिन का है दोस्तों ये सेशन, और पूरा अप्रोच के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बिफोर द अपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और आफ्टर द मीटिंग आपको किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, आपकी किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से आपको कस्टमर को अप्रोच करना है। जो राजेश सर ने कल ऑफर दिया था दोस्तों, वो 499 का था। 100 रुपीज का इसमें आपको डिस्काउंट सर ने ऑफर किया था 599 के उसमें। तो कल भी काफी हमारे साथियों ने उसमें एनरोल किया है। मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ये टॉपिक्स हैं जो बोनस टॉपिक्स हैं। आवाज आ रही है आप सभी को? ये 2 दिन का है, 24 मई और 25 मई को है। और इन 2 दिनों में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जो हमारे 5 पॉइंट रह गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। और ये बोनस टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट नंबर का ले लीजिएगा, 9137957392 राजेश्वरी अवस्थी जी के नाम से ये आपको आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे मिलेगा। उसके बाद 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि जो भी प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं वो ड्यूरिंग द सेल्स कॉल या जब भी मीटिंग होती है हमेशा रेफरेंस मांगने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह उनको रेफरेंस मिल जाए। वो कस्टमर से, आपने भी आजकल देखा होगा कि आपके पास आजकल क्रेडिट कार्ड, लोन वालों के फोन आते हैं। आप तो उनको मना कर देते हो, लेकिन वो आपसे हमेशा रेफरेंस मांगते हैं कि सर आप अपने किसी दोस्त का रेफरेंस दे दीजिए, आप अपने किसी फ्रेंड का रेफरेंस दे दीजिए, आपके किसी रिलेटिव का रेफरेंस दे दीजिए जिनको क्रेडिट कार्ड या लोन की जरूरत हो। तो यही जो टैक्टिक है ये आपको अपनानी है। अपने क्लाइंट के पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप जाइए। हमने जब राजेश सर के साथ सेशन किया था रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसमें हमने 2 तरीके बताए थे कि किस तरह से आप रेफरेंस मांग सकते हो। एक तो विजिटिंग कार्ड का एक हमने कंसेप्ट आपको दिखाया था, एक हमने आपको विटनेस फॉर्म का कंसेप्ट दिखाया था। वो भी बहुत प्रोफेशनल कंसेप्ट है जिससे आप रेफरेंस मांग सकते हो।
रेफरेंस जब आप मांगते हो तो आपकी एक अथॉरिटी बनती है, क्योंकि वहां पे जो सामने जिसके पास आप मिलने जा रहे हो वो किसी ना किसी के टच में है। इफ यू वांट डेली मोर देन 25 नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, लाइक टेक इट फ्रॉम द मार्केट फील्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सेल्स ऑलवेज आस्क फॉर द रेफरेंस। आपकी सेल हो या नहीं हो, चेक मिले नहीं मिले, हमेशा रेफरेंस मांगिए कि सर जो मैंने आपको आज प्रपोजल दिखाया, जो मैंने आपको ये इतने बेनिफिट इस प्रेजेंटेशन में दिखाए, क्या आप मेरे को किसी दो लोगों के नाम बता सकते हो जो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में हो, जिनको मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा सकूं और उनको ये बेनिफिट दिलवा सकूं। इस तरह का भी आप रेफरेंस उस समय आप अपने कस्टमर से, या आपका कस्टमर नहीं बना है, आपने केवल अपॉइंटमेंट प्रेजेंटेशन दिया, आप मांग सकते हो। जब भी आप कोई अपने क्लाइंट को सर्विस दें, सर्विस देने के बाद जब वो सर्विस कंप्लीट हो जाए, रेफरेंस मांगे कि सर मेरी सर्विस आपको कैसी लगी, मेरी एडवाइस आपको कैसी लगी, कि सर जैसे मेरी सर्विस और प्रोफेशनल एडवाइस आपको अच्छी लगी, मैं चाहता हूं कि आपके जो अच्छे दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी मैं अपनी ये प्रोफेशनल सर्विस और ये एडवाइस उनके भी लाइफ में करूं और उनकी लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो आपको ये रेफरेंस की आदत डालनी पड़ेगी। डेवलप आर्ट ऑफ टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम एवरीवेयर। अगर आप मैरिज में कहीं पे किसी से मिलते हो तो एक रेफरेंस मांगिए कि यार मैं आजकल एक मिशन पे हूं कि मैं 1,000 लोगों का रिटायरमेंट प्लान सिक्योर करना चाहता हूं। तो तुम्हारे जानकारी में कोई ऐसे 4-5 दोस्त के नाम नंबर बताओ जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करता हो, जो बहुत पैसा उड़ाता हो, तुमको लगता हो कि यार ये तो पैसा बचाता नहीं है, मैं उनको उनके पास जाके उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अबेंडेंस की जानकारी देना चाहता हूँ। इस तरह से भी आप लोगों से नाम और नंबर और रेफरेंस ले सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप में दोस्तों तो होता है कि टारगेट, कि आपका जो है टारगेटेड कस्टमर कौन है। ये सेगमेंटेशन में भी आता है कि आप चिल्ड्रन सेगमेंट पे काम कर रहे हो, हेल्थ सेगमेंट पे कर रहे हो, रिटायरमेंट पे कर रहे हो, एनआरआई पे कर रहे हो, एचएनआई पे कर रहे हो। फिर उसको एनालिसिस करना, अपने कस्टमर की जो भी नीड है उसको एनालिसिस करना, उनको सपोर्ट करना। कस्टमर का जब आपने नीड्स को एनालिसिस किया तो उसको सपोर्ट कीजिए। उसके बाद होता है दोस्तों कि आपको अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी की मार्केटिंग किसी ना किसी के माध्यम से कस्टमर के पास तक पहुंचानी पड़ेगी। चाहे आप लेटर के माध्यम से पहुंचा रहे हो, चाहे आप ईमेल के माध्यम से पहुंचा रहे हो, चाहे आप उनको फोन करके बता रहे हो। जब कोविड में बहुत सारे क्लेम सेटल हो रहे थे तो लोग, आपने देखा होगा कि काफी एडवाइजर वो क्लेम्स के और वो न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर दे कि एलआईसी ने इतना क्लेम दे दिया, एलआईसी ने वहां पे क्लेम दे दिया। तो ये मार्केटिंग कहलाता है कि यहाँ पे एक रिकॉल वैल्यू बनती है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कब खरीदते हो, जब आप उसका बार बार एड देखते हो। अगर वो एड आना बंद हो जाता है तो आपका रिकॉल वैल्यू आपकी आंखों के सामने से, आपके माइंड से चला जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना मार्केटिंग, अपना प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का मार्केटिंग हमेशा करते रहिए, लगातार करते रहिए। सर्विस आपको कस्टमर को A1 देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। दोस्तों जो पहले का अगर आप इरा देखो, जो 1920 से 1950 का था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इरा था कि लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 1950 से लेके 1990 का जो इरा आया वो डिस्ट्रीब्यूशन का आया। 1990 से 2015-2020 का जो समय आया वो इंटरनेट का समय आया। और आज का जो समय है वो कस्टमर का समय है, कि जिसके पास कस्टमर है, जिसके पास जनता है, वो आज पैसे वाला है। सैम वाल्टन जो वॉलमार्ट के स्थापक हैं, उनका एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि कस्टमर एक ऐसा सुप्रीम पावर है जो सीईओ से लेके एक नीचे पियोन तक की जॉब को खा सकता है। अगर वो कस्टमर आपको बिजनेस ना दे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो सीईओ से लेके पियोन तक की जॉब को खा सकता है। वो सुप्रीम पावर आज कस्टमर के हाथ में है। तो आपको उस सुप्रीम पावर को समझना है और कस्टमर को एक वर्ल्ड क्लास सर्विस देनी है। रिसर्च करते रहना है कि कस्टमर को मैं किस तरह से एक सुप्रीम सर्विस दे सकता हूँ। तो कस्टमर रिलेशनशिप के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें सर्विस आता है। उस सर्विस के बारे में आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाते रहिए। सपोर्ट लगेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लगेगा, रिलायबिलिटी आएगी तो ट्रस्ट बनेगा। तो ये पूरा कस्टमर रिलेशनशिप का जो आज जो इरा चल रहा है, ये सब कस्टमर रिलेशनशिप का इरा है कि जिसके पास कस्टमर है
वो किंगडम है कि आपका कस्टमर आपका किंगडम है। अगर एक कस्टमर चला गया तो आपका किंगडम भी ढह जाएगा। तो आपको कस्टमर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। उसका 7th पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि वो जो भी उनका दिन गुजरा उसके बाद वो अपना प्रोग्रेस को 4 स्लॉट्स में बांटते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 स्लॉट्स में अपना टाइम देखते हैं। इन ईच स्लॉट कि मैंने क्या क्या एक्टिविटी करी, कि 8 से 12 मैंने क्या एक्टिविटी करी, 12 से 3 मैंने क्या एक्टिविटी की, 3 से 6 या 7 मैंने क्या एक्टिविटी करी, और 7 से 10 मैंने क्या एक्टिविटी करी मेरे बिजनेस के लिए और मेरे प्रोफेशन वर्क के लिए। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस इन 4 स्लॉट्स। आप भी ये 4 स्लॉट्स बनाना चालू कीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 10 का एक स्लॉट, 10 से 2 का एक स्लॉट, 2 से 6, और फिर रात को 6 से 9 या 10 जो भी आप बनाना चाहें। और इसमें आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, इसको आप ट्रैक करना चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ का जा रही है, मेरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कि मेरा प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ निकल रहा है, क्यों मैं इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। वो आपको पूरा आपके पास एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी विद इन 7 to 10 days, कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा वर्थ डूइंग है, वो मेरे को मेरे गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो आपको रियलाइज करेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है ईच स्लॉट में। 3-3 घंटों के आपने स्लॉट बांटे हैं, तो ईच स्लॉट में कितना टाइम आपने प्रोडक्टिव दिया, कितना अनप्रोडक्टिव दिया, आपके पास पूरा एक लेजर होता है, जैसे बैलेंस शीट होती है, वो बन के आ जाएगी। रिकॉर्ड डायरी रखते हैं। रात को सोने से पहले वो अपना जनरल लिखते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का देखोगे तो कहते हैं कि हम जनरलिंग बहुत करते हैं, कि पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा किया और क्या क्या मेरे साथ खराब हुआ, क्या जिसको मैं इंप्रूवमेंट कर सकता था। तो मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ डेली एक्टिविटी, कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ और ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। डेली एक्टिविटी को इसी तरह एनालाइज करते हैं कि ये पॉजिटिव वे में गई है या ये नेगेटिव वे में गई है। अपनी मीटिंग का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि मैंने किस कस्टमर से क्या बात करी और मैंने कस्टमर से कैसे कैसे मुलाकात करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इफ एनी सेल्स मटेरियलाइज, अगर कोई भी सेल मटेरियलाइज हुई है, कोई भी सेल कन्वर्ट हुई है ड्यूरिंग डे विच वाज एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको मजा आया हो, इंटरेस्टिंग हो, वो उसकी नोट्स बनाते हैं कि इस सेल से मैंने ये सीखा, इस सेल में मेरे कस्टमर ने ये बोला था, मैंने ये आंसर देके उनको टैकल किया, हैंडल किया और मेरा सेल्स यहाँ पे मटेरियलाइज हुआ। जिसमें कुछ पंच लाइन्स हो सकते हैं या कुछ आपने फैक्ट दिखाया हो, फिगर दिखाई हो। तो जब आप इस तरह के आपके जो भी सेल्स मटेरियलाइज हो रहे हैं इसको नोट डाउन करना चालू कर दोगे तो कभी भी आप ऑफ द ट्रैक होंगे, कि आपका बिजनेस आना बंद हो जाएगा और आप उस जनरल को ही केवल रीड करना चालू करोगे कि ये काम करने से मेरे पास बिजनेस आ रहा था। तो आप ऑन द ट्रैक अपने आप आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको करना चाहिए। बहुत से जो एडवाइजर्स हैं वो ड्यूरिंग द मीटिंग अपना फोन फ्लाइट मोड पर डालते हैं और रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन लगा देते हैं, वॉइस रिकॉर्डर, और बाद में अपना वो पूरा सेल्स कॉल को सुन के भी एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे मेरा सेल ऑफ ट्रैक हो गया, कहाँ पे कस्टमर ने क्या क्वेश्चन पूछा और मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, या कहाँ पे हमारा जो सेल्स है, हमारा जो एजेंडा था वहां से ऑफ ट्रैक हो गया कि ये सेल्स बाद में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको खुद से ही फीडबैक दिलवाती है। उसका 9th पॉइंट होता है दोस्तों कि अपने जो सीनियर्स होते हैं, डीओ है, सीएलआईज है, एबीएम सेल, बीएम सेल, इसको रिपोर्ट डेली करते हैं कि सर मैंने आज पूरे दिन में ये काम किया और मेरे ये एक्टिविटी हुई। जब रिपोर्टिंग करते हो तो आपके पास एक जो है कंपल्शन रहता है कि यहाँ पे आपका एक माइंड सेट डेवलप होता है कि कोई ना किसी को मेरे को जवाबदेही देनी है। इंश्योरेंस एजेंसी में क्या है कि कोई भी जवाबदेही नहीं है, तो यहाँ पे हम फ्रीली वर्क करते हैं। लेकिन जब आप इस इरा में आते हो, जैसे कि रिपोर्टिंग देनी है मेरे को अपने किसी, आप अपने एडवाइजर ग्रुप का ही एक ग्रुप बना सकते हो। राजेश सर में इतने सारे इस समय एडवाइजर हैं, आप अपना ही 5-6 लोगों का ग्रुप बना सकते हो और उनमें ही रिपोर्टिंग आप चालू कर सकते हो कि मैंने पूरे डे में क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया और क्या क्या मेरा प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। तो रिपोर्टिंग
इसका जो फायदा होता है कि ये आपको दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है आपके व्यवसाय के लिए। इसमें लिखा है, इफ पॉसिबल यू मे कॉल टू योर बडी, जो आपका एक अच्छा दोस्त है, यू मे चूज एनी वन एजेंट, गिव रिपोर्ट एज वेल एज टेक हिज रिपोर्ट टू। और ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का काम होता है, लेकिन ये जो आपका माइंडसेट शिफ्ट करता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी एजेंसी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। तो रिपोर्टिंग बहुत मस्ट है। किसी भी आप बिजनेस में हो, अगर आप कहीं जॉब भी करते तो वहां भी आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि आपने पूरे दिन क्या काम किया। तो इसको भी आप उसी तरह लीजिए कि LIC मेरे को तभी सैलरी, मेरे को तभी कमीशन देगी जब मैं एक रिपोर्टिंग करूंगा कि हाँ मैंने ये काम किया है। और जब आप रिपोर्टिंग करते हो और उसका रिजल्ट आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरे से क्या क्या चूक हुई है या क्या काम मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका 10 पॉइंट होता है दोस्तों कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं। डेली की 15 से 20 पेज वो बुक रीडिंग जरूर करते हैं। बुक रीडिंग से क्या होता है कि उस समय आपका जो सेंसेस हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। आप आंखों से पढ़ते हो, माइंड भी एक्टिवेट होता है, आपके हैंड्स भी वर्क करते हैं जब आप पेज को फ्लिप्स करते हो। तो बुक रीडिंग आज भी सबसे ज्यादा इसेंशियल एक्टिविटी है अगर आपको किसी भी चीज को डीपली ग्रैप्स करना है। या तो आप सुबह सुबह वो बुक रीडिंग एक्टिविटी कर सकते हो। 20 पेज आपका मुश्किल से 25 से 30 मिनट लेता है, लेकिन एक 20 पेज का मतलब है कि आप 10 दिन में एक किताब कंप्लीट कर दोगे, अगर एक बुक एवरेज 200 पेज की है। तो ये मॉर्निंग का टाइम भी आप निकाल सकते हो, लेट इवनिंग का निकाल सकते हो। 5 कैटेगरी की जो आप बुक आपको पढ़नी चाहिए दोस्तों। एक होती है स्पिरिचुअल, जैसे इसमें गौर गोपाल दास, ओशो की बुक्स आप पढ़ सकते हो जो आपके माइंड सेट पे काम करेगी। मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। स्किल डेवलपमेंट जैसे कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें डेल कार्नेगी की बुक बहुत फेमस है। ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए। ऑटोबायोग्राफी में आप मिल्खा सिंह, विराट कोहली आ, और किसी लीडर जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो। और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स जैसे शिव खेड़ा जी की यू कैन सेल, आप इनको आप पढ़ोगे तो आपका जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। 20 पेज आप डेली पढ़ोगे तो आप महीने की इजीली 2 बुक कंप्लीट कर दोगे। पूरे साल में ये 20 से 24 बुक होती हैं। और आप देखना कि वो ये एक आदत आपको कितना ज्यादा 3% लोगों में ले आएगी। 97% लोग वो होते हैं जो इनके पास ये आदत नहीं होती, केवल 3% लोग वो हैं जो ये एक आदत डेवलप करते हैं। तो ये एक आदत ही आपको 1 साल 2 साल में पूरा आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका थिंकिंग लेवल है, माइंडसेट है, वर्किंग लेवल है, उसको पूरा शिफ्ट कर देगी। तो इस चीज पे भी जो भी सक्सेसफुल एडवाइजर है या जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो इस चीज पे बहुत काम करते हैं। 7 पॉइंट आप लिख लीजिए। ये 7 पॉइंट है दोस्तों, ये 10 पॉइंट थे। उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा कि सेलिंग सक्सेस इज अ कॉन्टीजेंट अपॉन द सेलिंग स्किल ऑफ द पर्सन। कि जो सेलिंग है ना, वो सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हो। उस पर डिपेंड करती है कि आपका सेल मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। आप किस तरह का एनर्जी, किस तरह का कन्विक्शन, किस तरह का कॉन्फिडेंस सामने पार्टी में ट्रांसफर कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सेल मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। सामने वाला पर्सन उस जो भाव है उसको समझ के ही आपको ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन देता है। अगर आपके एनर्जी फुल है, कॉन्फिडेंस हाई है, कन्विक्शन हाई है, तो सामने वाले पर्सन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों सेलिंग के, जैसे लीड जनरेट करना, उसके बाद उस लीड को क्वालिफाई करना, उसके बाद कस्टमर को अप्रोच करना, अप्रोच के बाद आप कस्टमर से फैक्ट फाइंडिंग करके डेवलपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप। आप किसी भी सेल्स के व्यवसाय में हो, केवल आपको ये 7 चीजों पे माहिरी हासिल करनी है। आप इंश्योरेंस में भी हो तो केवल ये 7 स्टेप्स है, ये 7 प्रोसेस हैं जो आपको सीखने हैं। इस पे आपको क्रिएटिव रहना, इस पे माहिर हासिल करनी है। इससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। उसके बाद जब वो फॉलो अप हो जाएगा तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, रेफरेंस लेना, वो एक नेक्स्ट उसमें आ जाता है। लेकिन जो भी
सेलिंग्स का व्यवसाय है, आप चाहे इंश्योरेंस बेचते हो, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, एफडी है, आपका जो ये प्रोसेस है केवल इन 7 चीजों पे होता है। उसके बाद बहुत से कॉर्पोरेट जो हाउस हैं, इसको नीट मॉडल भी कहते हैं कि हमको नीट मॉडल पे काम करना है। जैसे एन का मतलब होता है नीड को आइडेंटिफाई करना, कि कस्टमर की क्या नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, कस्टमर को उस नीड के बारे में अवेयर कराना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एज सेल्स रिप्रेजेंट, यू नीड टू गो बियॉन्ड देयर सरफेस पेन्स, कि उनके क्या क्या पेन एरिया हैं, मेरा प्रोडक्ट वो पेन एरिया को कैसे कवर करेगा और कस्टमर को क्या गेन मिलेगा वो आपको बताना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर उसकी नीड अनकवर रह गई, उनकी वो नीड अनकवर्ड रह गई, तो उनके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेंगे कस्टमर की लाइफ पे, कस्टमर की फैमिली पे, कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन पे। असेस टू द अथॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों कि क्या ये अथोराइज पर्सन है इस डिसीजन को लेने के लिए। अगर ये अथोराइज नहीं है तो हमको असेस टू द अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। क्या पता उनकी वाइफ के पास, उनके फादर के पास, उनके भाई के पास वो अथॉरिटी हो, तो हमें उस अथॉरिटी के पास असेस मिलेगा। और टाइमलाइन का मतलब होता है कि कितने टाइमलाइन में हम इस डील को क्लोज करेंगे, कि जिससे कि ये जो सेल्स है मटेरियलाइज हो जाए, जिससे कि आपका जो फॉलो अप है वो ज्यादा दूर तक ना जाए। तो एक कॉर्पोरेट मॉडल होता है जिसको नीट मॉडल कहते हैं, ये बहुत सी जो कंपनीज हैं इसको ये फॉलो करती हैं कि डेडलाइन क्या है, कि हम उसको कब तक पूरा करना है। तो नीड का होता है कि नीड एनालिसिस करना, नीड को आइडेंटिफाई करना, वो नीड अगर अनकवर रहती है तो उसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेंगे, अगर वो नीड कवर हो जाती है तो कस्टमर की लाइफ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। अथॉरिटीज को आइडेंटिफाई करना कि अथॉरिटी कौन है इसका डिसीजन लेने की, और टाइमलाइन को हमको, कि उस किसने टाइमलाइन में 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, कितने टाइमलाइन में ये हमारा जो डील है क्लोज होना चाहिए। तो ये नीट मॉडल है और ये आज प्रोफेशनल अप्रोच में आता है। तो दोस्तों यही था आज के 10 पॉइंट जो डिस्कस करने थे कि सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स का डेली रूटीन क्या होता है। तो इसको मैंने 10 स्लाइड्स में आपको बांट के दिया था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। दोस्तों 5 मिनट और रुकेंगे। अगर आपको सेशन सर अच्छा लगा। आपका कल कल जो आपने बताया उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो अगर कुछ नए लोग हैं तो उनको उस कोर्स आ, के बारे में पता चलेगा। कल का मैंने बता दिया था सर, 5 मिनट का उनको दिया था विंडो। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? मैं एक बार और आपको वो दिखा देता हूँ जो राजेश सर, ये है वो स्लाइड जो 2 दिन का हम जीवन गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे सेशन लेके आने वाले हैं। 23 तारीख और 24 तारीख को 2 दिन का सेशन रखा है सर ने। और इसका कॉस्टिंग ऑलरेडी 2,000 रुपये का कॉस्टिंग था, जो उन्होंने ऑलरेडी 599 किया था। लेकिन हमने 499 का उन्होंने उनको ऑफर किया था एक दिन के लिए, जो कि कल किया था। आज के लिए कोई अगर उत्सुक है तो हमें बोलिए कि 499 के लिए तो हम रखेंगे। इसके बाद एट एनी कॉस्ट 499 नहीं रहेगा। दिस इज द फाइनल ऑफर ऑफ 499। 2 सेशन रहेंगे। सर नंबर दिखाओ, इस नंबर पे पेमेंट करना है। मेरा यकीन मानो 499 में बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये नंबर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये आप। नंबर है 499 रुपीज। आज करोगे, कल जिन्होंने किया तो वो, और आज बस, इसके बाद ये नहीं होने वाला है एट एनी कॉस्ट।
23 तारीख को सेशन है। आई थिंक 50 लोग ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। मैडम कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग जुड़े हैं? 40 प्लस लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अप्रोच के ऊपर है दोस्तों, ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हमको अप्रोच पे वर्क करना चाहिए। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों आपको। एक टॉमी नाम का कुत्ता था। एक दिन वो गलती से एक ऐसे घर में घुस गया जहां पर चारों दीवारों के और दीवारों में, ऊपर छत में, नीचे, सब जगह पे आईना ही आईना लगाया था। अब टॉमी जब अंदर गया तो उसे लगा कि यहाँ पर दूसरा कुत्ता है। वो इस दीवार पे देख रहा है, उसे कुत्ता दिखाई पड़ रहा है, उस दीवार पे देख रहा है, कुत्ता दिखाई पड़ रहा है, चारों दीवार पे उसे कुत्ता दिखाई पड़ रहा है, ऊपर कुत्ता। अच्छा, जब भी टॉमी भौंक रहा है तो वो कुत्ता जो है वो भी भौंक रहा है, उसके भी आवाज उसको आ रही है। तो टॉमी परेशान हो गया। मेरे एरिया में ये नया कुत्ता है और मेरे ऊपर भौंक रहा है। तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। भौंकते 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 टॉमी ने वो जो आईना था जिस पर उसको कुत्ता दिख रहा था, उसके ऊपर उसने छलांग मारी। वो तो कांच थी, आईना था, आईने के कांच के टुकड़े हो गए। टॉमी को वो कांच जो है वो जख्म हो गए और टॉमी जो है वो मर गया। दोस्तों, हम भी टॉमी है, LIC एजेंट टॉमी है। टॉमी इसके लिए है क्योंकि वो हमेशा अपने आप को देखता है और कुछ आगे बढ़ने की, सोचने की, उस आईने के पार देखने की जो ताकत है, जो नजर है, वो नजर नहीं लेता। दोस्तों, वो नजर आपको लेनी होगी और वो नजर लेने के लिए हम ऐसे कई सारे सेशंस अलग अलग आपके लिए लेके आते हैं। साथ ही साथ हम वो जितना सस्ता आपके लिए कर सकते हैं उतना सस्ता करते हैं। अब बाकी तो मर्जी आपकी कि आपको टॉमी बनकर ही रहना है या आपको अपने आप में एक सशक्त एजेंट करके उभर कर आना है। मर्जी आपकी। अब आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए कि आप क्या करना चाहते हो। चैट बॉक्स में आप डालिए मुझे कि वेदर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा। रिकॉर्डिंग हम सभी का देते ही है आपको, तो कोई बात नहीं है। आज तुषार जी को बहुत जल्द जाना है, इसीलिए 1 घंटे का सेशन रखा था, नहीं तो हम लोग नॉर्मल सेशन 8 बजे के बाद रखते हैं। सो आई थिंक he will live now. यस सर, कैन आई लीव? Yes, you can leave and मैं भी यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। जो लोगों को पेमेंट करना है 499 रुपीज, टुडे इज द लास्ट डे। इसके बाद एट एनी कॉस्ट ये होने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू आप सभी का, जो आप अपना कीमती समय निकाल के आए। छोटा सेशन था दोस्तों, 1 घंटे का ही टाइम था, लेकिन होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स अच्छे मिले हो। 1 या 2 पॉइंट्स से आप केवल लेके जाइए जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। और उम्मीद करता हूँ कि 23 और 24 तारीख को मिलेंगे और उसमें काफी कुछ सीखेंगे डिफरेंट वे में, क्योंकि जो पेड वर्कशॉप होती है तो वहाँ पे हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। राजेश सर के साथ बहुत ज़्यादा फॉलोअप के बाद ये एक सेशन मिला है, क्योंकि ऑलरेडी एक शेड्यूल है, काफ़ी बिजी चल रहा है।
तो सर से ये बात हुई थी कि सर वो लेट उसमें ही कर पाएंगे। तो जो ये सेशन है उसके बाद बहुत मतलब रिपीट में भी आपको 6 महीने बाद सेम कंटेंट मिले। तो अगर आपके पास मौका है, टाइम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मूवी के इन्वेस्टमेंट में आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबसे थैंक यू अलविदा तुषार सर। कहूंगा, क्योंकि मेरे को कहीं निकलना है। ओके, थैंक यू सर, तुषार थैंक थैंक यू। यू तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों आप सभी का बहुत 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 आभार। वी कैन एंड अप द सेशन। थैंक यू, बाय।